हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब बेसिकली बचे हैं कुल मिलाकर 1 से 2 दिन। इसमें ही आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई भी दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए। आप लोगों ने पहली बात ये बताइए, चुंबक देखा होगा स्कूल में क्या कराया जाता था, एक जो है वो एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। उसमें हम लोगों को जो है वो चुंबक कैसे दिया जाता था, ठीक है, जिसमें एक साइड पे एन लिखा रहता है और दूसरे साइड पे एस लिखा रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, बीच से कट कर दें। तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको बराबर हिस्सों में काट दें तो फिर यहाँ पर ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो जाएगा, फिर ये साउथ वाला हिस्सा हो जाएगा। मतलब एक चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटने पर दो अलग अलग चुंबक हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है कि प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुवीय शक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह क्या रहेगी, यथावत रहेगी। वह क्या रहेगी, यथावत रहेगी। आगे देखिए, लिखा है यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा तथा उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव होगा। आगे देखिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, तीसरा ध्रुव जो है वो परिणामी ध्रुव कहलाता है। आगे देखिए, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है, तो याद रखिएगा रबर का शील्ड। ऑप्शन नंबर बी, रबर का शील्ड। आगे देखिए, लिखा है उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंग। मैंने बताया है कि उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, जो पराबैंगनी तरंगे हैं यानी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिसे बोलते हैं यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ यूवी रेज क्या होता है। देखिए, यूवी रेज जो होता है बेसिकली ये वायलेट प्रकाश की एक रे होती है जो कि जिसका तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। और याद रखिएगा कि सूर्य की जो किरणें होती है उसमें आपको पता होना चाहिए यूवी रेज आती है, ठीक है। यूवी रेज की वजह से ही जो त्वचा होती है वो क्या होती है, सनबर्न हो जाती है, यानी उस पर टैनिंग पड़ जाती है। और आप लोगों को ये बात पता भी होगा, मैंने ये पढ़ाया भी आप लोगों को। फिर देखिए, अवरक्त किरणें क्या होती है, ठीक है। देखिए, अवरक्त किरणें जो होती है उसमें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। और देखिए, जो इंफ्रारेड रेज होते हैं बेसिकली उनका वेवलेंथ जो होता है वो 700 मिलीमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। इस बात को याद रखना है। और याद रखिएगा कि जो इंफ्रारेड रेज होती है वो रेड कलर की होती है, थोड़ी रेडिश होती है, ठीक है। और उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जो टीवी के रिमोट से निकलने वाली किरणें होती हैं और वो अवरक्त रेज होती है, यानी कि इंफ्रारेड रेज होती हैं। और इसका जो यूज़ है वो थर्मल इमेजिंग में किया जाता है। नाइट विजन के जो कैमरा होता है उसमें भी इंफ्रारेड रेज का ही यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सूक्ष्म तरंग, जिसे बोलते हैं माइक्रोवेव्स। आप लोगों को पता है ना माइक्रोवेव्स का यूज़ कहाँ किया जाता है। माइक्रोवेव्स का यूज़ बिल्कुल माइक्रोवेव में किया जाता है, जिसे आप लोग अवन कहते होंगे। देखिए, जो इसका वेवलेंथ होता है सूक्ष्म तरंग का वो लगभग 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन्स और जो वाईफाई होते हैं जनरली उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, सूक्ष्म तरंग होते हैं, जिनका जो वेवलेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। देखिए, पराबैंगनी का सबसे कम था, उससे ज़्यादा अवरक्त का, फिर सूक्ष्म तरंग का, और जो मिलीमीटर तरंग है उसका सबसे ज़्यादा 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है, याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि इनमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है पराबैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, उसके पश्चात अवरक्त विकिरण का है, उसके पश्चात सूक्ष्म तरंगों का है, और फिर है मिलीमीटर तरंगों का। इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, बेसिक फैक्ट, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। और अगर
एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि 5G इंटरनेट के लिए कौन से तरंगों का यूज़ किया जाता है, तो अब आप लोग जान गए होंगे कि 5G वेव्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मैंने बताया मिलीमीटर तरंग का वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर कितना मैंने बताया था, 10 मिलीमीटर तक बताया था। यानी कि 5G इंटरनेट के लिए मिलीमीटर वेव्स का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर फैक्ट दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। लिखा है CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो CPU शेड्यूलर को किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। फिर CPU में क्या होता है बताइए, तो CPU में अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट होता है। फिर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे तथा ब्रिज युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग जो है वो भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपीटर। क्या होगा, रिपीटर। फिर देखिए कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में जो है वो यूज़ करता है, तो याद रखिएगा जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो जनरली कंप्यूटेशन, स्टोरेज एवं यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में यूज़ करता है। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है बताइए, तो वेटवेयर जो है वो मानव मस्तिष्क होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए रिपीटर, राउटर और एप्लीकेशन गेटवे तथा ब्रिज यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रिमेंबर दैट वेरी वेरी क्लियरली दैट रिपीटर एंड राउटर, एप्लीकेशन गेटवे एंड डाटा लिंक लेयर में ब्रिज का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं, तो स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को मल्टीकास्टिंग कहा जाता है। आगे देखिए रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, इसे माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑपरेशन। फिर कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है, पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है, तो वियर्ड, इक्विवेलेंट एवं क्या है, प्राइवेसी। ठीक है, याद रखिएगा वियर्ड, इक्विवेलेंट, प्राइवेसी। फिर उसके बाद है कि यंत्रों को रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे और स्विच में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, तो रिमेंबर दैट कि जो नेटवर्क लेयर है उसके लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। फिर है एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, तो रिमेंबर दैट कि एक बिट डाटा के संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए HTTP, TCP, IP तथा UDP में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो ये हो जाएगा HTTP। फिर कंप्यूटर वायरस वॉर्म के द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्पॉन का। आगे देखिए एक्सेस 3 कोड, द्विआधारी संख्या प्रणाली, डेसिमल संख्या प्रणाली एवं BCD संख्या प्रणाली में से कौन सा वेटेड कोड भारित नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्सेस 3 कोड। आगे देखिए कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहा जाता है, इसे राइट बैक कहा जाता है। रिमेंबर दैट कि जब भी कैच में से वर्ड को हटाते हैं तो मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि राइट बैक कहलाती है। फिर उसके बाद है लाइनक्स, विंडोज़ 98, C++ एवं विंडोज़ 7 में से कौन सा विकल्प अलग है, तो C++। क्यों, क्योंकि C++ जो है वो लैंग्वेज है, जबकि लाइनक्स, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7 ये सभी सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए इंडेक्स पॉइंटर, कचरा एकत्रीकरण, फाइल सिस्टम एवं स्टैक पॉइंटर में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, ये हो जाता है कचरा एकत्रीकरण। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं, तो कर्नल भंग को क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैश। आगे देखिए CD रोम एवं DVD रोम, पेन ड्राइव और रैम में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस यानी बाह्य भंडारण यंत्र नहीं है,
तो याद रखना है कि जो रैम है वो जो है वो बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि आंतरिक स्टोरेज डिवाइस है। आगे देखिए, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे एम्यूलेटर कहा जाता है। फिर एक कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कैच मेमोरी जो है वो रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करती है। फिर एंड्रॉयड, विस्टा, आईओएस, ओपेरा में से कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा ओपेरा। आगे देखिए, किसी भी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। फिर एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों को चुनना है तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है जॉब शेड्यूलर। क्या करता है? जॉब शेड्यूलर। आगे देखिए, वीमैक्स का क्या अभिप्राय है? तो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। याद रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी प्लस फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फिर देखिए, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों के द्वारा भेजे गए भारी मात्रा के डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे बोलते हैं कंजेक्शन। आगे देखिए, लिखा है एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। प्रत्येक रिलेशन की कम से कम एक फॉरेन की होती है। फॉरेन की का शून्य मूल्य नहीं हो सकता। प्राइमरी की अल्टरनेट की भी है। में कौन सा कथन सही है? तो एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। याद रखिएगा, एक जो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की भी है। आगे देखिए, स्रोत थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का यूज किया जाता है? मार्ग निर्देश। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमन। फिर आगे देखिए, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैच। फिर है दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर है आईटी में खाली स्थान का क्या अर्थ है? कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है, तो ये हो जाएगा डाटा इंटीग्रिटी। आगे देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पता लगाए जाने से बचने के लिए पॉलीमार्फिक वायरस, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब एवं ट्रोजन हॉर्स में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? ये होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। आगे देखिए, आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? पिगीबैकिंग। फिर उसके बाद है आईटी में बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ाने के लिए मेमोरी इंटरलीविंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मेमोरी इंटरलीविंग का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो याद रखिएगा कि इनमें से विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया है कौन? इप्सन। ऑप्शन नंबर बी, इप्सन। आगे देखिए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए, यहाँ लिखा है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? तो वेब ब्राउजर का। आगे देखिए, टेलनेट का क्या तात्पर्य है? तो जो टेलनेट होता है उसका तात्पर्य होता है टेलीटाइप नेटवर्क। क्या होता है? टेलीटाइप नेटवर्क। देखिए, यहाँ लिखा है कि टेलनेट का तात्पर्य जो है वो टेलीटाइप नेटवर्क से है। टेलनेट संवादात्मक आवागमन सुगमता प्रदान करने के लिए इंटरनेट या फिर स्थानीय क्षेत्र पर इस्तेमाल किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। टेलनेट का अर्थ होता है टेलनेट प्रोटोकॉल के साथ संबंध स्थापित करना। आगे देखिए, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो जो सिस्टम है उसको बूट करने का अभिप्राय होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या करना? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। देखिए, यहाँ लिखा है सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक
की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ऑन एवं ऑफ बटन को दबाकर कंप्यूटर को खोलने की क्रिया को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अगर कंप्यूटर खुला हो परंतु ऑफ न हो रहा हो तो कंप्यूटर को कीबोर्ड के अल्ट कंट्रोल और डी दबाकर या रीसेट का बटन दबाकर रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। आगे देखिए लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से अभिप्राय है प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। आगे देखिए टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है। तो टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। आगे देखिए किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किस विशेषताओं का समन्वय होता है। तो अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। याद रखिएगा कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उन्हें अनुरूप कंप्यूटर तथा अंकीय कंप्यूटर कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं का समन्वय होता है। आगे देखिए इनमें से कौन से डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है। तो फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट। आगे देखिए जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, रैम। ऑप्शन नंबर ए रैम। एक बार PYQ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। तो रैम जो है वो द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है बल्कि प्राथमिक संचय यूनिट यानी कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है। जबकि जो फ्लॉपी एवं DVD या फिर चुंबकीय टेप होते हैं वो द्वितीयक संचय यूनिट है। देखिए इसमें मैंने कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।